हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसएससी एमटीएस 2019 में आपका डीवी का डेट अनाउंस हो चुका है। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले करके जानी है आपके वेन्यू पे, जहां पे आपका प्लेस और डेट और टाइम मेंशन कर दिया गया हुआ है। आज हम लोग जानेंगे। मैं ईस्टर्न रीजन के साइड से एक लड़के को, एक यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे एक जीमेल भेजा गया है जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई भी रीजन में अप्लाई करते हो, वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट होंगे जो आपको ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमने देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन का ये है। और निज़ाम पैलेस, यहाँ पे आपको इसी पैलेस पे यही जो डेट है, जो वेन्यू है, यहाँ पे यहीं पे आपको रिपोर्ट करना है आपके फॉलोइंग डेट और जो टाइम होंगे उस पर। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 2019। ये हालांकि ईस्टर्न रीजन का है, लेकिन ये जो लिस्ट और मैं डॉक्यूमेंट्स जो बताने वाला हूँ ये आप किसी भी कैटेगरी के लिए हैं, सबके लिए होगा। तो देखते हैं कौन कौन सी लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, इनको देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 जनवरी को इनको बुलाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 1:30 PM है। अब देखते हैं कि इनको क्या क्या ले जाना है। और आप भी अपने डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो अपने फाइल में एक अपने अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उसको बार बार देख करके कि हाँ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका एक भी छूटे ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो ये डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। पहला, मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड एंड नॉट बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ द स्कूल। इसको ध्यान में रखिए कि आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ये जो पोस्ट वैकेंसी आई थी ये आपकी 10th लेवल पे है, तो आपको मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है जो कि या तो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो या फिर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, वो ले जाना है। जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन होना चाहिए। याद रखिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि ये किसी प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर किसी स्कूल के उनसे उनसे द्वारा ये ना बना गया हो। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो है कि आपका पहला मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए। दूसरा क्या है, ऑल अदर सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास है डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट्स स्टडीड एट वेरियस लेवल्स एंड मार्कशीट्स pertaining to all the years of each course indicating the subjects studied in each year as claimed in your application। अगर आपने एप्लीकेशन में ये सब का दर्ज किया हो, मतलब कि अगर आप फॉर्म भरते हुए अगर इन सब चीज़ का जिक्र किए हैं तो आपको ले जाना है। अगर आपने फॉर्म भरते समय इन चीज़ का जिक्र नहीं किया है तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अगर देखिए यहाँ पे एज क्लेम्ड इन योर एप्लीकेशन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप अपना अगर फॉर्म आपके पास होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या वो दिया गया था, आपने फॉर्म फिलअप करते समय वो डाला था, तो उसको ले जाना है। द सर्टिफिकेट या मार्कशीट ऑफ योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन शुड कंटेन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। इसको ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं उसमें किस दिन वो डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब किस दिन आपको वो मिला है, वो जरूर होना चाहिए। इफ द सर्टिफिकेट मार्कशीट डज नॉट कंटेन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, अ सेपरेट सर्टिफिकेट from the competent authority stating the date of publication of results should be submitted, failing which your candidature will not be considered for further stages of the examination। आपको ये जरूर से जरूर ले जाना है। अगर आप इसको नहीं ले जाएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपकी कैंडिडेचर रद्द हो जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा कि पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, ये बोल्ड लाइंस में भी यहाँ पे दर्ज किया गया है कि आपको उस सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो है कि सर्टिफिकेट्स या डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस एग्जामिनेशन इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम ऑफ बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ SC ST OBC एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये उन बेसिकली कैटेगरी के लोगों के लिए है, कि एस्पिरेंट्स के लिए जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के कोटा में लाई करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी वहाँ पे दर्शाया गया था फॉर्म फिलअप करते समय
आपको जो बताया गया था कैटेगरीज, जिस तरीके से फॉर्मेट प्रोवाइड की गई थी, उसी फॉर्मेट में आपको ये सारे बना करके ले जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट है वो बना के ले जाने हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी सीकिंग रिजर्वेशन एंड कंसेशन एज ओबीसी शुड इंश्योर दैट देयर कम्युनिटी ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास शुड बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। ये बहुत जरूरी लाइन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ओबीसी कोटा से भरे हैं तो आपका उस सेंट्रल लिस्ट में वो नाम होना चाहिए। और आप ये ध्यान में रखें कि आपकी कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे सेंट्रल लिस्ट जो ओबीसी है उसमें वो लाई करती हो, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप ये तो जरूर ध्यान रखेंगे, द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन फिलिंग विच द कैंडिडेट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी रिजर्वेशन कंसेशन। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो आपको जो कंसेशन या फिर जो मिल रहा था रिजर्वेशन वो नहीं दिया जाएगा, और आपको जो होगा वो यूआर कैटेगरी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप यूआर के नंबर पे क्वालिफाई होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है लेकिन अगर आप उस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यूआर कैटेगरी के लिए यूआर के बेसिस पे आपका देखा जाएगा कि अगर आप यूआर से होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना ओबीसी कोटा से नहीं होगा। उसके बाद कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही और शी possess the caste community certificate and does not fall in the creamy layer on the crucial date। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओबीसी में जो हैं वो लाई करते हैं उनके पास कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कास्ट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट होनी चाहिए और वो क्रीमी लेयर में न लाई करते हों, ठीक है। द क्रूशल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन के ये 29/9/2019 है। याद रखिएगा जब फॉर्म फिलअप हुआ था तो आपके लिए एक डेट दी गई थी कि इस डेट के पहले का आपका होना चाहिए, इस डेट के बाद का एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने बाद में बनवाया है तो वो किसी काम का नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूं कैंडिडेट में ऑल्सो नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल टिल द वेरासिटी ऑफ द कंसर्न डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। याद रखिएगा कि ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो तब तक आपका जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल रखा जाएगा जब तक ये वेरीफाइड ना हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अपने आप को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बनानी है, उन सारे को टिक आउट करना है जो आपके यहाँ पे मांगा जा रहा है और उसके जो डेट है उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कंप्लीट डिस्चार्ज बुक इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम ऑफ बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। हाँ, अगर कोई एक्स सर्विसमैन जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 4th नंबर पॉइंट कि आपके लिए क्या है कि कंप्लीट डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए जो आप सपोर्ट में कि आपको जो एक्स सर्विसमैन में आप लाई करते हैं उनके बेस सपोर्ट में आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। In case you are a disabled defense BSF personnel, necessary disability certificate from the competent authority। अगर आप डिसेबल्ड हैं डिफेंस में तो आपके पास उसके सपोर्ट में भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उसके अलावा ये अगर मैं बात करूं सबके लिए है जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ओरिजिनल आपको ले जाना है, कोई ज़ेरॉक्स नहीं, वोटर ID कार्ड होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ID कार्ड इशूड बाय कॉलेज स्कूल, employer ID card issued by the government office, PSUs, private or any other photo wearing ID card issued by the central या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ये पॉइंट 6 सारे कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए लाई करता है। इसीलिए आप अपनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकते हैं, 1 या 2 से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आप उतना ही श्योर रहेंगे कि कोई भी मांगा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Central government civilian employees seeking claiming age relaxation should produce a certificate in the prescribed format for their office at the time of document verification in respect of the length of the continuous service, which should be for not less than 3 years during the period immediately preceding the closing date for the receipt of एप्लीकेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं जो एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है जिसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और उनका जो है जो लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है वो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। They should remain central government civilian employees till the time of appointment in the event of their selection। अब बात करते हैं if you do not produce any of the above mentioned documents in original along with their self attested photocopies which are required for determining
eligibility during document verification, your candidature will not be considered for further stages। अगर आप ये सब प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखिए इन सब का ओरिजिनल और इन सब का जेरोक्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके प्रोड्यूस करना है। तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपकी कैंडिडेचर जो होगी वो यहीं ख़त्म हो जाएगी और आप फर्दर स्टेजेस में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कोई ट्रैवलिंग या फिर जो चार्जेस इशू जो होंगे वो नहीं, फेयर चार्ज इशू नहीं किए जाएंगे कि आपका जो यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस है ये कुछ नहीं मिलने वाला है। एनी चेंज इन योर present postal address should be communicated to this office at once, indicating your roll number, name of examination and the post applied for। and ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5th पॉइंट है कि अगर आपका जो मान लीजिए कि आपकी अगर एड्रेस चेंज हुई है, अगर आप फिलहाल में अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस चेंज किया है, वर्तमान पता, तो आप यहाँ पे रोल नंबर के साथ जब डीवी कराने चाहें तो आप दे दें, क्योंकि आपकी जो लेटर जाती है वो पोस्ट बाय पोस्ट जाती है, तो उसमें आपको ज्वाइनिंग के समय बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर वैलिड जो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस ना देंगे तो उससे क्या होगा कि दिक्कत आप ही को हो सकती है। और इसके अलावा योर कैंडिडेचर इज़ प्रोविजनल, ये बार बार लिखा जाता है ऐसा कि आपका जो कैंडिडेचर अभी प्रोविजनल है। यू मस्ट इन योर ओन इंटरेस्ट गो थ्रू द डिटेल इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। और बाकी जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। हालांकि मैंने आपको सारी जानकारी इसमें दे दी है और आपको हो सकता है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ नोट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज विल बी एंटरटेन्ड। इसके अलावा आपका किस दिन है, किस समय है, उसको अच्छे तरीके से नोट करके कैलेंडर में एक रेड मार्क से नोट कर दीजिए कि आपको इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें आप चेंज परटेन नहीं किया जा सकता, एंटरटेन नहीं होगा, आप चेंज सेंटर नहीं करा सकते हैं। अगर आप नहीं पहुंचे तो आपको कैंसल्ड ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एक्सरसाइज रिवाइज पोस्ट प्रेफरेंस ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है यहाँ पे कि आपको जो है एक्सरसाइज रिवाइज्ड पोस्ट प्रेफरेंस, अगर आप चाहें तो अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो दोबारा भी भर सकते हैं। और इफ दे डिज़ायर एज पर देयर क्वालिफिकेशंस पोजेस्ड बाय देम एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट पोस्ट एंड द सेम विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। और उस समय जो आप देंगे वो फाइनल होगा। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है ये कि अगर आप चाहें तो आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस बदल भी सकते हैं। तो जिनको ये डर था कि उन्होंने एक ही भरा है, दो ही भरा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आप जो है वो पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो बदल भी सकते हैं। इफ पोस्ट प्रेफरेंस इज नॉट रिवाइज्ड, द ऑप्शन सबमिटेड बाय देम इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड एज फाइनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर पॉइंट। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ करके और आप अच्छे तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस आप पढ़ करके जाएं। और आप ऑप्शन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगा और आप उसको ये कर सकते हैं। ठीक है, दिस कॉल लेटर विल नॉट बी सेंट, ये बता है आपको कि ये सेंट बाय पोस्ट नहीं किया जाएगा। आपको डाउनलोड करना है, पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, वहाँ पे जा कर के पता है, वहाँ पे जा कर के आपको ये बोलते हैं कि आप बताइए आप क्या पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको IJK इस तरह से बोलना है, वो वहाँ पे टाइप करते जाएंगे, आपका पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो पोस्ट प्रेफरेंस जाएँ भर करके वो अच्छा और फाइनल होना चाहिए कि उसमें आप कोई गलती ना करें, वरना हो सकता है कि आपको होम स्टेट से दूसरे स्टेट मिल सकती है, या फिर अगर आपने दूसरे स्टेट को चुन लिया जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते थे तो अभी मौका है, अपना पोस्ट प्रेफरेंस सुधार सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।